हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं हाउ टू कंस्ट्रक्ट बॉर्न-एवर साइकिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। इस लेक्चर में हम थोड़ा सा ये भी पढ़ेंगे व्हाट इज हेसेस लॉ, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड एंड हाउ वी कैन अप्लाई हेसेस लॉ टू डू कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन बॉर्न-एवर साइकिल। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हेसेस लॉ ब्रीफली। हेसेस लॉ क्या है? जब भी आपने हेसेस लॉ को रिवाइज करना है तो आपने ये बात याद रखनी है, अकॉर्डिंग टू हेसेस लॉ जब भी कोई केमिकल रिएक्शन जो कोई केमिकल प्रोसेस केमिस्ट्री में होता है तो हर केमिकल प्रोसेस या केमिकल रिएक्शन दो डिफरेंट मेथड से कंप्लीट हो सकता है। एक मेथड जिससे कोई भी केमिकल प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है इसको हम कहते हैं डायरेक्ट पाथ, और दूसरा पाथ जिससे कोई भी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट किया जा सकता है उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट पाथ। तो डायरेक्ट पाथ और इनडायरेक्ट पाथ में डिफरेंस क्या है? जब भी कोई केमिकल प्रोसेस सिर्फ एक स्टेप में कंप्लीट हो जाए तो हम कहते हैं ये हमारा डायरेक्ट पाथ है, और अगर किसी केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए एक से ज़्यादा स्टेप चाहिए हों तो दैट विल बी नोन एज इनडायरेक्ट पाथ। तो एक बात जो हमने हेसेस लॉ से जानी, जो हमने माइंड में रखनी है कि कोई भी केमिकल प्रोसेस है, इट कैन टेक प्लेस थ्रू टू डिफरेंट पाथ, डायरेक्ट पाथ एंड इनडायरेक्ट पाथ। दूसरी बात जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई केमिकल रिएक्शन चाहे डायरेक्ट पाथ को फॉलो करे चाहे इनडायरेक्ट पाथ को फॉलो करे, एट द एंड ऑफ द रिएक्शन जो एंथैल्पी चेंज, जो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होगी इस केमिकल रिएक्शन की, वो सेम होगी। मैथमेटिकली हम क्या कह सकते हैं? मैथमेटिकली हम कह सकते हैं एंथैल्पी ऑफ द डायरेक्ट पाथ इट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंथैल्पी ऑफ द इनडायरेक्ट पाथ। तो ये दो बातें हैं जिनको हमने माइंड में रखना होता है जब भी हमने हेसेस लॉ को अप्लाई करना है, कि हर केमिकल प्रोसेस दो डिफरेंट पाथ को फॉलो करता है और एंथैल्पी ऑफ द डायरेक्ट पाथ इट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंथैल्पी ऑफ द इनडायरेक्ट पाथ। एंथैल्पी चेंज ऑफ द डायरेक्ट पाथ इट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंथैल्पी चेंज ऑफ इनडायरेक्ट पाथ। कैसे? तो चलिए बॉर्न-एवर साइकिल स्केच करते हैं। आज जिस कंपाउंड के लिए हम बॉर्न-एवर साइकिल स्केच करने जा रहे हैं इट इज एथेनोइक एसिड। फॉर्मेशन ऑफ एथेनोइक एसिड के लिए हम लोग बॉर्न-एवर साइकिल स्केच करेंगे, और फॉर्मेशन ऑफ एथेनोइक एसिड इट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, एनर्जी इज रिलीज्ड। बात आपने याद रखनी है, एथेनोइक एसिड जब हम बॉर्न-एवर साइकिल स्केच करेंगे तो एथेनोइक एसिड को हम डायरेक्ट पाथ से भी बनाएंगे और इनडायरेक्ट पाथ से भी बनाएंगे। डायरेक्ट पाथ में जब बनेगा जो एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व होगी एथेनोइक एसिड के लिए, उस एंथैल्पी चेंज को हम कहते हैं एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। लेकिन जो बात आपने लाजमी याद रखनी है, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड है उसकी फॉर्मेशन जब हम इनडायरेक्ट पाथ से करते हैं तो इनडायरेक्ट पाथ से हमेशा दो डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। एक स्टेप होता है जिसको हम कहते हैं एटोमाइजेशन, और दूसरा स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो दो स्टेप होते हैं हमेशा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जो आपने याद रखने हैं इनडायरेक्ट पाथ में। एक होता है एटोमाइजेशन, दूसरा होता है फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक एरो ड्रॉ करते हैं, एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि एनर्जी अपवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज होगी। अब अगर किसी स्टेप में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो एरो अपवर्ड जाएगा, और अगर किसी स्टेप में एनर्जी रिलीज होगी तो एरो डाउनवर्ड होगा कि एनर्जी कम होगी उस प्रोसेस में। क्लोज टू द लोअर एंड इस एरो के हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस करेंगे जहां पे हमने रिएक्टेंट्स रखने हैं। रिएक्टेंट्स इस केस में क्या है? रिएक्टेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलकर एथेनोइक एसिड बनेगा, और चूंकि फॉर्मेशन ऑफ एथेनोइक एसिड नेगेटिव है तो एरो यहां से नीचे की तरफ हमने लेके जाना है। तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनसे एथेनोइक एसिड बनेगा? एथेनोइक एसिड बनेगा कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम कंबाइन करेंगे इनसे एथेनोइक एसिड बन सकता है, और एथेनोइक एसिड चूंकि एक्सोथर्मिकली बन रहा है तो एरो यहाँ से हम डाउनवर्ड लेके जाएंगे, जहाँ पे एरो एंड होगा वहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस करके हम प्रोडक्ट यानी कि एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला लिख देंगे। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए 1 मोल ऑफ एथेनोइक एसिड के लिए हम देखेंगे कितने कार्बन चाहिए, तो हमें 2 मोल ऑफ कार्बन और 2 ही मोल ऑफ हाइड्रोजन चाहिए, जबकि हमारा ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली पहले से ही बैलेंस्ड है। तो अब ये जो हमने इक्वेशन लिखी है, दिस इज द डायरेक्ट पाथ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एथेनोइक एसिड, और इस एंथैल्पी चेंज को हम बोलेंगे एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एथेनोइक एसिड। तो ये हमारा डायरेक्ट पाथ कंप्लीट हो गया फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉर्न-एवर साइकिल शोइंग फॉर्मेशन ऑफ एथेनोइक एसिड।
अब हम इनडायरेक्ट पाथ स्टार्ट करेंगे और मैंने आपको बताया था फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट कंपाउंड में हमेशा इनडायरेक्ट पाथ में दो स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है एटोमाइजेशन और दूसरा होता है फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। सिंपल दो स्टेप हैं जो आपने अप्लाई करने हैं। यहाँ पे हमारे इस कंपाउंड की फॉर्मेशन के लिए तीन एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं। हमने बारी बारी इन तीनों एलिमेंट्स को एटोमाइज करना है, स्टेप वाइज एटोमाइज करना है। पहले कार्बन को कर लें, हाइड्रोजन कर लें या ऑक्सीजन, या आप किसी भी सीक्वेंस को फॉलो कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पहले देखें एटोमाइजेशन कर रहा हूं कार्बन की। कार्बन को जब हम एटोमाइज करेंगे तो एटोमाइजेशन में हमेशा बॉन्ड ब्रेक होता है। जब भी बॉन्ड ब्रेक होता है एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो एरो अपवर्ड जाएगा। इस लेवल पे कार्बन एटोमाइज होगा। कार्बन की एटोमाइजेशन का मीनिंग है कार्बन का सिंबल लिख के आपने उसका स्टेट सिंबल गैस लिख देना है और कार्बन के 2 मोल प्रोड्यूस हो जाएंगे बिकॉज वी आर हैविंग 2 मोल ऑफ कार्बन इनिशियली। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है यहाँ पे अनचेंज रहेगा। तो इस स्टेज पे चूंकि हमने सिर्फ कार्बन को एटोमाइज किया है तो जो एंथैल्पी चेंज हमने लेबल किया है वो सिर्फ कार्बन की है। दिस इज द एटोमाइजेशन ऑफ कार्बन मल्टीप्लाइड बाय 2 बिकॉज देर आर 2 मोल ऑफ कार्बन। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटोमाइज नहीं होंगे, उनको हम अनचेंज रहने देंगे, इसलिए एरो पे हमने उनकी एंथैल्पी चेंज को भी मेंशन नहीं किया। तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बिल्कुल अनचेंज आप उसी तरह लिख दें। अब नेक्स्ट स्टेप में दोबारा एटोमाइजेशन होगी। अब हाइड्रोजन की एटोमाइजेशन कर लेते हैं, दोबारा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, एरो अपवर्ड जाएगा। अब इस लेवल पे कार्बन आपका अनचेंज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी, लेकिन हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म से एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। H2 से H एटम बन जाएंगे और H एटम के 4 मोल बन जाएंगे। तो इस स्टेप में जो एंथैल्पी चेंज हम शो करेंगे वो सिर्फ हाइड्रोजन का होगा, ना वो कार्बन का होगा ना वो ऑक्सीजन का, क्योंकि ऑक्सीजन भी इस स्टेप में अभी तक एटोमाइज नहीं हुआ। ऑक्सीजन अभी तक अनचेंज ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। दो एटोमाइजेशन कर ली, अब एटोमाइजेशन की बारी ऑक्सीजन की है। तो दोबारा बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, फर्दर ऊपर की तरफ हम मूव करेंगे। इस स्टेज पे कार्बन और हाइड्रोजन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अनचेंज फॉर्म में उसी तरह मूव करेंगे। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन एटोमाइज होगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म से एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम बनेंगे, इसलिए एंथैल्पी चेंज ऑफ ऑक्सीजन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आके हमारा पहला स्टेप इनडायरेक्ट पाथ का कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने सारे एलिमेंट्स जो इन्वॉल्व थे फॉर्मेशन ऑफ एथेनोइक एसिड में हमने उनको एटोमाइज कर लिया। अब ये सारे एलिमेंट्स मिलके आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे और कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में जो एनर्जी चेंज होती है उसको बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी। तो बॉन्ड एंथैल्पी, क्योंकि यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये बॉन्ड एंथैल्पी बॉन्ड एनर्जी भी एक्सोथर्मिक होगी, एनर्जी रिलीज होगी, एरो डाउनवर्ड जाएगा। तो यहाँ पे इस एरो पे आप जो लेबल करेंगे वो बॉन्ड एंथैल्पी होगी, बॉन्ड एनर्जी होगी। लेकिन अब बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी हमेशा 1 मोल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के लिए होती है। हमारे एथेनोइक एसिड का मॉलिक्यूल जिसको हम फॉर्म कर रहे हैं उसमें सिर्फ एक कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, उसमें बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड है। कितने कोवेलेंट बॉन्ड हैं? तो यहाँ पे बॉन्ड एंथैल्पी को लेबल करने के लिए आपको एथेनोइक एसिड का डिस्प्लेड फॉर्मूला आना चाहिए, ताकि आपको पता चल सके उसमें कितने डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। तो मैं ये साइड पे आपको एथेनोइक एसिड का डिस्प्लेड फार्मूला बता रहा हूँ। कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, OH का बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड भी है, कार्बन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड भी है और कार्बन के हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड भी है। तो अब आप ये देखें, ये डिस्प्लेड फार्मूला बन गया हमारे एथेनोइक एसिड का। और अब हम अगर लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें तो हमें पता चल जाएगा इसमें कितने डिफरेंट टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड हैं और हर कोवेलेंट बॉन्ड के लिए हम बॉन्ड एनर्जी लिखते चले जाएंगे। देखें लेफ्ट साइड से अगर हम स्टार्ट करें, सबसे पहला बॉन्ड जो है वो कार्बन H का है। कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है इसमें तीन कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड हैं। जो पहली जो बॉन्ड एंथैल्पी आप लिख सकते हैं, इट इज द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाय 3। दूसरी जो बॉन्ड एंथैल्पी आप लिख सकते हैं, लेफ्ट से राइट आप मूव कर रहे हैं तो नेक्स्ट बॉन्ड जो हमारा है वो है कार्बन कार्बन का, तो हम लिख सकते हैं बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन कार्बन। और ये बॉन्ड एंथैल्पी सारी आपस में हमने ऐड अप करनी है, तो प्लस का साइन इसलिए आपको नजर आ रहा है। फर्दर आप फॉरवर्ड मूव करें तो बॉन्ड आपको नजर आ रहा है C डबल बॉन्ड O, तो प्लस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ C डबल बॉन्ड O इंटू 1, क्योंकि एक ही बॉन्ड है पूरे मॉलिक्यूल में C डबल बॉन्ड O का। फर्दर राइट साइड पे मूव करें तो बॉन्ड है C सिंगल बॉन्ड O,
और लास्ट में जो बॉन्ड है हमारा वो है CO के बाद OH, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH। तो ये सारे बॉन्ड हैं, ये सारे कोवेलेंट बॉन्ड हैं। तो हर कोवेलेंट बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी आपने अलग अलग लेबल करनी है रिएक्शन एरो पे। अब जब यहाँ पे सारा हमने बॉन्ड एवर साइकिल कंप्लीट कर लिया, तो अब यहाँ पे हम हेसिस लॉ अप्लाई करके फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं जो हमारी कैलकुलेशन में मदद कर सकता है। फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हमें हेसिस लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। हेसिस लॉ अप्लाई करने के लिए आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पाथ आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पाथ डिसाइड करने के लिए आपने इनिशियल और फाइनल पोजीशन भी आइडेंटिफाई करनी है। इनिशियल पोजीशन कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, हमने वो स्टेज देखना है जहां पे एरोज के टेल्स हों, दो एरोज हों, दोनों के टेल्स जिस जगह पे टच हो रहे हों वो हमेशा इनिशियल स्टेज होगा। और फाइनल स्टेज हमेशा वो होता है जहां पे दो एरोज के हेड्स टच कर रहे हो। तो जैसे जैसे देखें इस वक्त अगर मैं आपको पॉइंट करूं, ये जहां पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, दिस इज द इनिशियल स्टेज, क्योंकि यहां से दो एरो स्टार्ट ले रहे हैं और दोनों के टेल्स यहां पे टच कर रहे हैं। एक एरो ऊपर की तरफ जा रहा है और दूसरा एरो नीचे की तरफ आ रहा है। जबकि जो एथेनोइक एसिड है, इट इज द फाइनल स्टेज, क्योंकि दो एरोज के हेड्स यहां पे आके टच कर रहे हैं। तो इनिशियल टू फाइनल हमेशा याद रखें, फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड में इनिशियल टू फाइनल जाते हुए हमेशा डायरेक्ट पाथ की जो एंथैल्पी होगी वो होगी एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन हमेशा। और एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल अदर एंथैल्पी चेंजेस। तो यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन होगी ये इक्वल होगी एटोमाइजेशन ऑफ कार्बन मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस एटोमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस एटोमाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इंटू 2 प्लस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन इंटू 3 प्लस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन कार्बन प्लस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ C डबल बॉन्ड O प्लस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ C सिंगल बॉन्ड O एंड बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH। अब इस फॉर्मूला को आप यूज करके एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एथेनोइक एसिड फाइंड कर सकते हैं। या ये भी हो सकता है कभी किसी क्वेश्चन में एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन गिवन हो और कोई और एंथैल्पी चेंज अननोन हो, तो इसी फॉर्मूला को यूज करके आप उस अननोन एंथैल्पी चेंज की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू।